बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे आज़ाद कश्मीर से सीनियर साफ़ी जनाब शौकत अवान ने ज्वाइन किया है और इनसे आज पूछते हैं आज़ाद कश्मीर के मामलात के हवाले से कि आज़ाद कश्मीर में हुकूमत पिछले 2 सालों में 2 वज़ीर-ए-आज़म तब्दील हो गए। अब तीसरे वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अनवारुल हक आज़ाद कश्मीर के इक़्तिदार की कुर्सी पर बराजमान है और उन्होंने अपनी एक काबीना भी अनाउंस कर दी। पता नहीं चल रहा है कि अब अपोजिशन में कौन है और हुकूमत में कौन है। इस सारे सिनारियों में आज़ाद कश्मीर की आवाम के जो मसाइल हैं वो क्या है और वो इस हवाले से क्या सोचते हैं, चूँकि पता भी नहीं चलता कि आवाम कहाँ खड़ी है और इनके लीडरान जिनको उन्होंने वोटें देकर इलेक्शन में जितवाया था वो कहाँ पर खड़े हैं। ये फरमाइएगा कि हुकूमत तब्दील हो गई, अब ये नहीं पता चलता कि अपोजिशन में क्या है, ऐसी खिचड़ी पकी है। एक बानमती का कुंभा सारा गट्ठा कर दिया गया है। आपने वोट किसी और को दिए होंगे और अब आप का जो लीडर है वो किसी और के लीडर का दम भरता है और ये खेल सारा जो है किस तरह खेला गया, इसमें वफाकी हुकूमत का क्या किरदार था, इसमें आज़ाद कश्मीर के लोगों का या जो हमारे नुमाइंदे थे जिन्हें जो जीते थे उनका किरदार क्या था। फिर अवाम के मसाइल बहुत सारे हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर, रिपोर्ट होते हैं, बिजली का इशू है, आटे का बुरान है, बहुत सारे मसाइल हैं। जो चीज़ रावलपिंडी में 10 रुपए की मिलती है वो निक्याल में या पुंछ में या फारवर्ड कोटा में मेरे ख्याल में 100 रुपए की मिलती है। इन सारी चीज़ों को तो हमारे नुमाइंदों ने देखना होता है, तो ये सारे मसाइल भी बढ़ गए हैं और लेकिन ये सारे जो लीडरान हैं आज़ाद कश्मीर के महदूद खित्ते में इस तरह के मामलात जब होंगे तो तासर तो बड़ा गलत जाता है अवाम में भी और दूसरी तरफ भी। सिराज साहब, आपको कश्मीर की तारीख का तो पता ही है। 24 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान के क़याम के बाद बुरी तौर पर इसकी बुनियाद रखी गई थी और इसके दो मकासद थे। एक तो यहाँ के जो इंतजामी मामलात थे उनको देखना था और दूसरा तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए इस आज़ाद कश्मीर को बेस कैंप के तौर पर इस्तेमाल करना था। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ हमने ये देखा कि यहाँ की जो हमारी सियासी लीडरशिप है वो अपने उन मकासद से हट गई। इंतजामी हवाले से तो ठीक है, उनकी कुछ जिम्मेदारियां हैं वो पूरी कर रहे हैं, लेकिन जो असल हमारा किस्सा था तहरीक आज़ादी कश्मीर के बेस कैंप के तौर पर इसको इस्तेमाल करना, लॉबिंग करनी पूरी दुनिया में और आज़ादी की राह उगार करनी, वो तो खत्म हो गई है। यहाँ जो हुकूमतें बनती हैं वो टोटली इस तरह से बनती है कि पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमत होती है उसके इशारे पर ही बनती है और वो यहाँ का जो माहौल होता है उस माहौल से ये जो नतीजा अखज़ करते हैं और यहाँ का माहौल पूरी तौर पर उसी तरह से तब्दील हो जाता है। 2021 में इलेक्शन हुए थे पाकिस्तान में, उस वक्त ज़ाहिर इमरान खान साहब की हुकूमत थी और फिर आज़ाद कश्मीर में एक अखाड़ पछाड़ आई पूरी तौर पर और पता चला कि पीटीआई का एक ऐसा जोर है आज़ाद कश्मीर में, हर तरफ बल्ले का जोर, और फिर उन्होंने हुकूमत आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बना ली। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता देखने में ये आया कि जब इंस्टेबिलिटी आई पाकिस्तान के अंदर, हुकूमत खत्म हुई पीटीआई की, तो यहाँ भी उसी तरह की अखाड़ पिछाड़ हुई और तकरीबन अभी 2 साल हुए हैं और तीसरा वज़ीर आज़म इस वक्त आज़ाद कश्मीर में अनवारुल हक साहब की सूरत में यहाँ मौजूद है। तो यहाँ के जो इंतजामी मसाइल हैं उसकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं है। अभी देखेंगे जैसे आपने बात की कि एक भारी भरकम काबीना बना दी गई है लेकिन उसको अभी तक महकमे अलॉट नहीं किए गए हैं। कोई किसी को पता नहीं है किसने क्या करना है, किसकी क्या जिम्मेदारी है। यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो बुरी तरह से मुतासर हुआ है। कोई तामीर तरक्की का काम नहीं हो रहा है। यहाँ जो सप्लाई का आटा है उसके लिए मैं आपको बताऊं कि कई कई दिन लोग लाइनों में लगे रहते हैं और कई लोग तो अपनी जानों से भी चले गए हैं वो आटे की तलाश में, तो उनको आटा नहीं मिलता है। हर चीज महंगाई इस वक्त अरूज पर है। आज़ाद कश्मीर में इस वक्त अफरा तफरी का ये आलम है कि खुद वज़ीर आज़म को भी पता नहीं है कि वो खुद वज़ीर आज़म है और उन्हें करना क्या है। तो ये हालात वाकयात हमारे जो अपने इलाके के जो हमारे मिनिस्टर बने उनको अभी कोई ओहदा जो है ना वो अलॉट नहीं किया गया, जिसकी वजह से वो भी इस वक्त इस सोच विचार में है कि किस सेक्टर में वो काम करने के लिए प्रायोरिटी जो है ना वो सेट करें। ये बुराना है क्यों, पाकिस्तान में तो आटे की कोई कमी नहीं है। में 2 किस्म के आटे ना, एक आटा तो जो महंगा मिलता है ना, तो ये समझ लें कि 20 किलो का बैग है वो तकरीबन 3000 रुपए में मिलता है, वो तो मार्केट में मिल जाता है। लेकिन यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो तो ज़ाहिर गरीब लोग हैं, तो उनके लिए जो सप्लाई का आटा आता है ना, जो सरकारी डिपो का आटा, वो तकरीबन 1500-1600 का बैग पड़ता है। तो उसके लिए फिर लोगों को लाइनों में लगना पड़ता है वो आटा लेने के लिए। वो या तो
जो मतलूबा मिकदार है उससे कम आटा बेचते हैं, या फिर ये होता है कि वो अपने मनपसंद जो डीलर्स हैं या कोई इस तरह से है जो ब्लैक मार्केटिंग होती है इस तरह की होती है उधर चला जाता है, जिसकी वजह से जो हकदार है उस तक वो नहीं पहुंच सकता, जिसकी वजह से लोग लाइनों में खड़े हैं। और फिर अब चूंकि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है और जो लोग आसानी से पहले वो 3000 वाला बैग 20 किलो का खरीद लेते थे, उनका भी अब ये रुझान यही होता है कि वो सस्ता आटा ही मिल जाए तो उसी पे गुजारा करें, क्योंकि बाकी जो यूटिलिटी जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा महंगी हो गई हैं, बिजली के बिल बहुत ऊपर चले गए हैं और पेट्रोल पता है आपको महंगा है। बाकी अच्छा, बिजली अगर शौकत भाई मैं पूछ पाऊं तो बिजली आपके जहन में होगा, बिजली पर यूनिट कितनी की फरोख्त हो रही है? बिजली का तो पहले देखे ना, मैं इसका एक सिंपल सा हिसाब आपको बता दूं कि नॉर्मली जो रूरल एरियाज में जो 100 यूनिट का बिल आता था ना वो तकरीबन 1800-2000 के करीब आता था। आप उसको बढ़ाकर 10-15 यूनिट उसके ऊपर कर देते हैं ना, मसलन अगर 100 यूनिट का उन्होंने देना था तो उसको 120-130 यूनिट का बिल दे देते हैं और बिल बढ़ाकर वो 5000 कर देते हैं। अगर वो 5000 कर देते हैं तो लाजमी तौर पर उस बंदे को फिर जमा करवाना ही पड़ता है, बिल जमा करवाते हैं। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि वहां मीटर देखकर बिल नहीं देते हैं, वो एवरेज बिल ही दे देते हैं। वो कहते हैं जी कि मीटर को डैमेज करा देते हैं, मसलन एक मीटर बिल्कुल एक्यूरेट चलता है तो उसके हिसाब से कोई अगर 10 यूनिट महीने की जलाता है तो उसका तो 10 यूनिट का बिल आना चाहिए, लेकिन वो जानबूझकर ऐसे करते हैं जी कि आपका मीटर डैमेज है लिहाजा आपने बिजली ज्यादा चलाई है इसलिए आपको 5000 का 6000 का बिल भरना होगा। तो इस वजह से लोगों को ये बड़ा कोई ऐसा सिस्टम यहाँ कोई बाबा आदमी नरादा है क्या कहीं कोई एक सेक्टर हो जिसमें। और फिर ये देखें कि लोड शेडिंग यहाँ इस वक्त आजाद कश्मीर में हर 1 घंटे के, मैंने कोटली में इस वक्त बैठा हूँ और हर 1 घंटे के बाद 1 घंटा बिजली चली जाती है। और जो प्राइम टाइम होता है जहाँ सबसे ज्यादा बिजली की जरूरत होती है वो शाम के औकात में होती है, उस वक्त बिजली बंद होती है, लेकिन जब आपका बिल आएगा तो बिल पूरे का पूरा आएगा। तो फिर इस तरह से लोगों का जीना या उनको इस हालात से नाबाद तस्मा होना उनके लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। महकमाना तौर पर रिश्वत का रेट बढ़ गया है क्योंकि महंगाई तो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है, रुपए की कदर में भी डिवैल्यू हुई है, तो रिश्वत हर जगह लेनी पड़ती है। महकमा माल है, पुलिस है, दीगर महकमे सरकारी काम काज की। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। ये तो नजर तो नहीं आता ना कि कौन रिश्वत कहाँ लेता है क्या करता है, लेकिन ये है कि सरकार के खाते में जहां भी जाए तो आसानी के साथ आपका कोई काम होगा नहीं। या तो आपकी पर्सनालिटी ऐसी होनी चाहिए, आपका इन्फ्लुएंस ऐसा होना चाहिए कि आपका काम हो जाएगा, या फिर ये है कि बैकडोर से आपके ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए और आपका अगर किसी की मुट्ठी गर्म कर देते हैं तो आपका काम हो जाएगा, बाकी काम तो इसी तरह से चलते रहेंगे, एज यूजुअल मेरा कार्य चलते ही रहेंगे। और कब इसमें देखें जब आप बड़े लोगों को सियासत से आउट कर देंगे, बड़े लोग जब सियासत में होते थे ना तो वो बड़े फैसले करते थे। अभी जो लोग आए ना नए सियासत में तो उन्होंने ये डेली बेसिस के तौर पर ही काम करना होता है। उन्होंने उनसे ये नहीं होता है कि हमने आजाद कश्मीर को कितनी तरक्की देनी है, उसको किस लेवल पर लेके जाना है। पिछले दौर में रहे सरदार क्यूम साहब रहे, सरदार सिकंदर याद खान साहब रहे, वो मजबूत सोच एक होती थी। बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब देख लें, ये जो बड़े लीडर होते हैं सरदार इब्राहिम खान साहब, के एच खुर्शीद साहब, ये बड़े नाम होते थे जिनको आजाद कश्मीर की तरक्की की बात करने के लिए उनको वो मशहूर थे। लेकिन अब जो आए ना वो तो समझने कि डेली बेसिस पर वो सिर्फ ये करते हैं कि और वो अपने आकाम को कैसे खुश रखेंगे। बनी गाला का बड़ा मजावर बनेगा, कौन गड़ी खुदा बख्श का बड़ा मजावर बनेगा और कौन जाती उमरा का बड़ा मजावर बनेगा। और अफसोस है ये है कि लोग हमेशा मंडेट किसी और जमात को देते हैं लेकिन हुकूमत ऐसे खड़ी कर दी जाती है, लोटे पैदा किए जाते हैं और वो लोटे जो हैं वो वफादारियां तब्दील कर लेते हैं और वो झंडी और प्रोटोकॉल के लिए जो है वो बेचारे वो अपनी पोजीशनें तब्दील कर लेते हैं और पार्टियां भी तब्दील कर लेते हैं। तो इस तरह अवाम भी जो है वो खस्ताल होती है ना कि आप जब ये देखते हैं कि आप मरकज में आपका कोई पुरसाने हाल नहीं होगा या आपके लिए वहां कोई पनाहगाह नहीं होगी तो वो सेहत पनाहगाह जो है ना वो ढूंढने की तलाश में निकल चलते हैं। और यही कुछ आजाद कश्मीर में भी हो रहा है कि नई पनाहगाहें और नए रास्ते और नए मसले जो है ना उनकी तलाश में लोग लगे हुए हैं और उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ ना कि देखें 2021 के इलेक्शन में यहाँ बड़े पैमाने पर पीटीआई ने सीटें ली और बड़ा लोगों का हजूम उनके गिरद था, बल्ले को वोट दिया, सब कुछ किया। लेकिन 9 मई के वाकयात हो या इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का मामला हो, इस आजाद कश्मीर के किसी चौक चौराहे में 10 बंदे भी निकल कर उन्होंने एहतजाज नहीं किया है।
تو اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ جو ظاہر میں دیکھتے ہیں اسی پر وہی معاملہ آتے ہیں اور اسی کے اوپر وہ اپنی بیس بناتے ہیں کہ ان کے پاس انفارمیشن کیا اور کیا ہوا. جو صدر تھے وہ بیرسٹر سلطان محمود تھے، تو ان کے اپنے گرجز ہیں، ان کو اپنا ان کے ذہن میں یہ ہے کہ مجھے وزیر اعظم بنانا چاہیے تھا تو قیوم نیازی کو بنا دیا، قیوم نیازی کو ہٹایا تو پھر وہ جس سے وعدہ کیا ہوا تھا یہ علی امین گنڈاپور نے یا جہاں بھی وعدہ تھا اس کے ساتھ وہ سردار تنویر الیاس کو بنا دیا. پھر سردار تنویر الیاس جو ہے وہ اپنی غلطیوں کی وجہ سے وہ اپنے انجام کو پہنچے، تو پھر پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کون وزیر اعظم بنے گا، اور رات کے اندھیرے میں ایک اور وزیر اعظم بن گیا، ہمارے دوست انوار الحق صاحب بن گئے. ابھی یہ تو آپ نے پہلے ابتدا میں کہہ دیا تھا کہ لیڈر نہیں ہے. ہماری آزاد کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ پاکستان کا بھی دم بھرتے ہیں، آزادی کا بھی دم بھرتے ہیں، لیکن آزاد کشمیر ہو یہ جتنا بھی علاقہ ہمارا ہے سردار قیوم کے بعد یا سردار سکندر کے بعد، اب یہ خطہ جو ہے لیڈر لیس ہے، ہمارے لیڈر نہیں ہے. تو کوئی ایسا لیڈر جو کھڑا ہو جس کے ساتھ عوام ہو اور وہ کھڑا ہو اور وہ کوئی فیصلہ کرے، یہ فیصلے نہیں کر سکتے، یہ ڈکٹیشن لیتے ہیں، اور ڈکٹیشن بھی چھوٹے چھوٹے لوگوں کی لیتے ہیں. کوئی بڑے عہدے والے ہو نا، بڑی پوزیشن والے ہو، ان کو کوئی ڈکٹیٹ کرے تو راتوں رات پہ آپ کی وفاداریت تبدیل کر دیتے ہیں. کہ اللہ کرے ہمارا محدود سا آزاد کشمیر کا خطہ ہے، وہاں تعمیر و ترقی ہو اور وہاں پر لوگوں کے ساتھ جو ہے انصاف کیا جائے. ملاقات رہی، رابطہ رہتا، اور جو ایشو آپ نے یہاں آزاد کشمیر کے حوالے سے ریز کیے اور تعارف احمد کا معاملہ اور جو کچھ کیا گیا ہے اس کے لیے میں آپ کا شکریہ. شوکت امان صاحب سینئر صحافی کوٹ کی آزاد کشمیر سے ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بہت بہت شکریہ.